नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम फंडामेंटल राइट का पहला वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं और जिसमें समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको LLB, LLM, UPSC, PCSJ, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित दुनिया का पहला लिखित प्रपत्र था। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है। इस प्रकार नागरिकों को वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो इस प्रकार है: समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ का विचार ब्रिटिश मूल का है। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि समाज के सभी व्यक्ति एवं वर्ग सामान्य विधि के अधीन हैं और यह उन पर सामान्य न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और कानून की नज़र में सभी एक बराबर हैं, वो राजा हो या रंक। न्यायालय कभी किसी व्यक्ति की जब सुनवाई करता है तो वो कभी ये नहीं देखता कि व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति क्या है। कानून सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के कार्य को देखता है जिसकी वजह से वो न्यायालय में समझ आया है। विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण का अर्थ है सामान्य परिस्थिति वाले व्यक्तियों में समान विधियों के अधीन रखना तथा सामान्य रूप से लागू करना, फिर वे चाहे विशेष अधिकार हों या दायित्व। इसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई भेद नहीं किया। यह स्वाभाविक है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। इसीलिए प्रत्येक कानून सभी व्यक्तियों पर सामान्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। HP रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने समानता की पारंपरिक अवधारणा को, जो कि युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, मानने से इनकार कर दिया और एक नया दृष्टिकोण अपनाया। इस मामले में न्यायाधीश श्री भगवती ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए कहा कि समता एक गतिशील अवधारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन को वर्जित करता है, वह समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्तियुक्तता का सिद्धांत समानता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है और यह अनुच्छेद 14 में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तुतः समानता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहां असमानता अवश्य होगी, अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। M नागराज बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा दिया गया दान नहीं है। मूल अधिकार भाग 3 प्रदान नहीं करता है, अपितु वह इस बात की पुष्टि करता है कि उसका अस्तित्व है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। किसी संविधान के बिना भी व्यक्तियों को आधारभूत मानव अधिकार केवल इस कारण से प्राप्त हैं कि वे मनुष्य हैं तथा मनुष्यता के सदस्य हैं। इस प्रकार विधियों के समान संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि विधि के एक ही नियम को हर व्यक्ति पर बिना उनकी परिस्थितियों और दशाओं में अंतर किए लागू किया जाए। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताओं को देखते हुए बहुधा उनसे पृथक व्यवहार करने की अपेक्षा होती है।
विधानमंडल को मानवीय संबंधों की अनंत विविधताओं से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद बताए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पद अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई ना तो प्रारंभ की जा सकती है और ना चालू रखी जा सकती है। अनुच्छेद 361 ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना है। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पूर्णता या भाग्यता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्तों के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 15(1) में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 3 अपवाद संविधान के अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा शामिल है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार है कि वे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) को संविधान के 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में शामिल किया गया। इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गईं, जिसमें IIT, IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही अधिनियमों पर वैधता की मुहर लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि कोई वर्ग पिछड़ा है या नहीं, इसकी एकमात्र कसौटी जाति नहीं हो सकती है। एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए जाति तथा निर्धनता दोनों ही प्रासंगिक कारक हैं, किंतु ना तो अकेली जाति और न अकेली निर्धनता ही कसौटी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि इसी निर्णय के आधार पर क्रीमी लेयर की अवधारणा अस्तित्व में आई। सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के मापदंड नियत करने के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग तथा 1978 में मंडल आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले तथा अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या इनमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। उपयुक्त सिद्धांत के अनुच्छेद 16 में कुछ अपवाद दिए गए हैं। अनुच्छेद 16(3) प्रावधान करता है कि संसद कानून बनाकर सरकारी सेवाओं के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है। वस्तुतः यह अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। इस अनुच्छेद को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पिछड़े राज्यों के निवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। दूसरा, यह शक्ति केवल संसद को दी गई है, न कि राज्य विधानमंडल को। अनुच्छेद 16(4) में राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। अनुच्छेद 16(5) राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए किसी धर्म विशेष या संप्रदाय के मानने वाले लोगों की ही नियुक्ति के लिए कानून बना सकती है। और अभी जो हाल ही में जोड़ा गया है EWS, वो है अनुच्छेद 16(6). इतिहास में जिस समुदाय के ऊपर अत्याचार, शोषण, भेदभाव हुआ, जिनसे वे सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए, उन लोगों को तो आरक्षण दिया गया था, लेकिन उच्च मानी जाने वाली जातियों के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिनको सरकार की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उच्च जाति के लोगों के लिए 16(6) में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और इसका किसी भी रूप में आचरण को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी के साथ अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से उत्पन्न अयोग्यता को लागू करने को दंडनीय अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 17 व 35 का में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वे कानून बनाकर इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान करें। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को लागू किया। बाद में 1976 में इसका संशोधन कर नाम बदल दिया गया और अब यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता की परिभाषा ना तो संविधान में दी गई है और ना ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में बताई गई है। ऐसा माना गया है कि इस शब्द का अर्थ सभी जानते हैं और यह उस सामाजिक पद्धति के प्रति निर्देश करता है जिसमें दलितों को उनके जन्म के कारण ही उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है और तथाकथित उच्च जाति के लोगों से समागम में उन्हें कुछ निरयोग्यताएं होती हैं। इस अधिनियम में कुछ कार्यों को जब वे अस्पृश्यता के आधार पर किए जाते हैं तब अपराध माना गया है और उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था जैसे अस्पताल, औषधालय, शिक्षण संस्थान में प्रवेश न देना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल में उपासना या प्रार्थना करने से मना करना, किसी दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल या मनोरंजन के किसी स्थान पर पहुंचने के बारे में कोई निर्योग्यता अधिरोपित करना या किसी जलाशय, नल, जल या अन्य किसी मार्ग, शमशान या अन्य किसी स्थान के संबंध में जहां सार्वजनिक उपयोग किया जाता रहा हो पहुंच के बारे में कोई निर्योग्यता अधिरोपित करना। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को 1976 में विस्तारित किया गया। अस्पृश्यता के अपराध के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को भी अब शामिल कर लिया गया है। अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर जाति व्यवस्था की परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को जस्टिफाई करना। दंड को बढ़ाकर उपबंध किया गया है कि पश्चातवर्षी दोष सिद्धि के लिए 1 वर्ष से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। अस्पृश्यता के अपराध के लिए दोषित व्यक्ति संघ या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए निराहित होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 इसी दिशा में एक कदम है। संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों, रुतबा, शक्ति, उच्चता दर्शाती हैं और सभी को समानता प्रदान करने के लिए इनका अंत आवश्यक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समता के अधिकार को और प्रभावी बनाया गया है। अस्पृश्यता को तो संविधान के अनुच्छेद 18 में अनुच्छेद 17 में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन एक भेदभाव का बड़ा स्वरूप जो था वो उपाधियां थी और इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उपाधियां भारत में प्राचीन काल से चली आ रही थीं। बाद में गुलामी के समय ब्रिटिश सरकार ने भी अपने तरह से उपाधियां चलाईं।
भारत में कुछ उपाधियां प्रचलित थीं, जैसे राजा, महाराजा, महारानी, सुल्तान, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब और अंग्रेजों का नाइट खिताब इत्यादि। ये उपाधियां तानाशाही, गुलामी, ऊंच नीच के भेदभाव को दर्शाती हैं। आज़ादी के बाद देश लोकतंत्र बना जिसमें सभी को समान माना गया। देश में समता लाने के लिए ऐसी उपाधियों को हटाना जरूरी था, इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 18 को शामिल किया गया। लेकिन अनुच्छेद 18 में राज्य, सेना और विद्या के विषयों में उपाधि लेने की छूट दी गई है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार विशेष कार्यों के लिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड से सम्मानित करती है। सेना के अंतर्गत सेना में जनरल, कमांडर, चीफ मार्शल इत्यादि ओहदे और उपाधियों से नवाजा जाता है। विद्या के अंतर्गत यह ध्यान देने योग्य बात है कि विद्या सिर्फ शिक्षण नहीं है, इसका मतलब स्किल, कौशल भी है और इसमें डॉक्टरेट की उपाधि भी शामिल है।